हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने बाकी क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर 1 में छोड़े थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। और जो रिएक्शन आपकी वो है कि आपने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, सिल्वर ब्रोमाइड को आपने जो है आगे प्रोसीड, सिल्वर ब्रोमाइड की आपने रिएक्शन कराई तो उससे आपको जो है सिल्वर अलग मिल जाता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है। तो हमें बताना है इस रिएक्शन की इसेंशियल कंडीशन, यानी कि ये रिएक्शन कब प्रोसीड हो पाएगी, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी कब। ठीक है, और इस रिएक्शन की एक एप्लीकेशन बतानी है। एप्लीकेशन का मतलब सिक लीव वाली नहीं, एप्लीकेशन का मतलब है कि यूज कहां होती है। ठीक है, तो देखिए AgBr की रिएक्शन जब आप कराएंगे और वो डिकम्पोज हो रही है, सबसे पहली बात एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा जी, हमने एक चीज तो पता लगा ली कि जो रिएक्शन है कौन सी है, यह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये डिकम्पोजिशन भी आपके तीन टाइप की थी। कौन कौन से टाइप की थी? फोटो थी, इलेक्ट्रो थी और थर्मल थी। अब इलेक्ट्रो में तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में क्या हुआ था कि आप पानी का क्या कर रहे हैं, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। थर्मल में भी आप जानते हैं कि आपने CaCO3 को आपने हीट किया था, तब जाके वो कन्वर्ट हो गया था CO और CO2 में। ठीक है, और फोटो में क्या हुआ था? फोटो रिएक्शन में आपको याद होगा कि हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था। सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन आपने सनलाइट की प्रेजेंस में कराई थी, क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। तो आपने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड लिया था, उसकी रिएक्शन आपने सनलाइट से कराई थी, तो आपको सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो गए थे। उसके बाद एक रिएक्शन और बताई थी मैंने आपको कि अगर आपने सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, तो क्या होगा? वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। और वही चीज यहां पे हो रही है। तो इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या हो गई? इसेंशियल कंडीशन हो गई इसकी, ए का पार्ट है जो इसेंशियल कंडीशन है वो है सनलाइट। इसेंशियल कंडीशन क्या होगी? सनलाइट होगी। और ये जो रिएक्शन है किस में यूज होती है? ये रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किस में यूज होती है ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होएगी। पहली इसेंशियल कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरा पूछा था कि इसकी क्या है एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है ये वाली रिएक्शन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है ए पार्ट में, इसको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो अब ये रिएक्शन देखिए, आपको रिएक्शन क्या कह रहा है? रिएक्शन आपको कह रही है कि आपने FeSO4 लिया, FeSO4 को आपने हीट किया। यहां पर आप हीट का साइन देख रहे हैं। ठीक है, आपने इसको हीट किया, ये लीजिए। ठीक है, आपने इसको हीट किया तो क्या हुआ? आपको फेरस ऑक्साइड, माफ करिए, फेरिक ऑक्साइड मिलता है। और यहां पे आपको कुछ तो मिलता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये सारी रिएक्शन को पहले पूरा करते हैं। तो देखिए, आपने ये रिएक्शन जानते होंगे, FeSO4 को आपने हीट किया तो वो Fe2O3 में टूटता है। उधर से आपको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहां से बाहर मिल जाती हैं। तो ये आपकी रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। क्या होगा कि हमने क्विकलाइम के अंदर पानी ऐड कर दिया। पहली बात, क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो CaO। यानी कि जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाया तो क्या होगा? ये तो आप सब जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जैसे ही आपने पानी मिलाया तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्टिविटी 1.4 आपको याद होगी। हमने यही किया था कि हमने चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने के अंदर अपने पानी मिलाया था, तो क्या बनता है वो?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं हम, लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये काफी एक्सोथर्मिक होती है, काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का चेंज आ जाता है, पानी में टेम्परेचर का चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा उबाल आने लग जाता है पानी के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो नोट करिए। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, कह रहा है हमसे लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन दैट आर नोटिस्ड व्हेन आयरन नेल इज पुट इनसाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, हमारे पास एक बीकर था, ठीक है, इस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके अंदर हमने आयरन की नेल डाल दी, ठीक है, आयरन की नेल डाली हमने इसके अंदर, तो कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आयरन है और जो कॉपर वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो कुछ तो चेंज आएगा। तो वो चेंज है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए चेंज क्या आएगा। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज? बिल्कुल, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पिछली वीडियो में बताई थी, आपको अभी भी दिखाता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो ये देखिए, हाँ पिछली वीडियो की यादें ताजा हो गई होंगी आपकी। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। कहो ना कल मंगल जंगल फिरा संग, फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। तो अब आपको रिएक्शन में क्या गिवन था, Fe और CuSO4। अब पहले देखिए Fe कहां आ रहा है, Fe आ रहा है आपका ये रहा आयरन, और कॉपर कहां आ रहा है, कॉपर आपका नीचे कहीं तीसरे तिवाड़े ये रहा, ठीक है। तो Fe कितना ऊपर है और कॉपर कितना नीचे है, यानी कि आप यहां पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है, Fe ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, यानी कि जो कॉपर सल्फेट है, जो CuSO4 है, CuSO4 की रिएक्शन जैसी आपने Fe से कराई, तो जो CuSO4 कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और CuSO4 की रिएक्शन आपने आयरन से कराई तो क्या बना देगा, वो बना देगा फेरस सल्फेट, FeSO4 बना देगा, और कॉपर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, जो ब्लू कलर था, जो CuSO4 का ब्लू कलर था, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा पेल ग्रीन के अंदर, यानी कि हल्के से हरे कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा नीचे की तरफ। और यही दो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो दो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो ये हैं कि जो ब्लू कलर था किसका, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, वो किस में चेंज हो जाएगा, पेल ग्रीन के अंदर, यानी कि पेल ग्रीन यानी कि FeSO4 बनने लग जाएगा वहां पे। और क्या हो रहा है, वहां से जो कॉपर है, कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो कॉपर है वो नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो चेंजेस जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, और आपको इसकी एक केमिकल रिएक्शन लिखनी थी जो कि हमने यहाँ पे लिख दी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अगर समझ आया तो नोट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। एक मेटल है जिसकी हमने रिएक्शन कराई H2SO4 से। अब वो मेटल कौन सा, वो कोई सा भी मेटल हो सकता है, मेटल तो कई सारे होते हैं, सोडियम है, जिंक है, कई सारे मेटल है। आपने किसी भी एक मेटल की रिएक्शन किससे कराई, H2SO4 से कराई, वो भी डाइल्यूटेड H2SO4 से कराई, तो एक गैस बाहर निकलेगी, ठीक है जी, जो कि हमने इस मेथड के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेथड है, इस मेथड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने इससे रिएक्शन किससे कराई है, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन आपने किसी भी मेटल से करा दी, तो एक गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। जो बुलबुले हैं किसके हैं, यह है गैस के बुलबुले, गैस X के बुलबुले। तो एक गैस कौन सी है, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, इस एक्टिविटी के बेस हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है नेम द गैस लिबरेटेड। तो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला कह रहा है कौन सी गैस बाहर निकलेगी। तो देखिए ये तो आप जानते होंगे कि अगर हमने किसी भी मेटल की रिएक्शन किससे कराई, एसिड से, तो क्या बनाएगा, वो बना देगा एक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जैसे अब बात करते हैं कि हमने ले लिया जिंक,
हमने जिंक लिया, जिंक एक मेटल है, जिंक की रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 से, क्योंकि एसिड क्या हमारे पास H2SO4 से रिएक्शन कराई तो आपको यहाँ पे ZnSO4 मिल जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो पहला आंसर तो आपको मिल चुका है कि जब हमने मेटल की रिएक्शन, मेटल X की रिएक्शन किससे कराई? एसिड यानी कि H2SO4 से, तो आपको जो गैस मिलती है वो मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो पहले का आंसर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम द मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग द गैस। अब कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके कारण हम इस H2 गैस को, ये जो H2 गैस मिली है इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम H2 गैस को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो देखिए H2 गैस कहां पे कलेक्ट करी थी हमने? आपने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है पूरा, उसके अंदर हमने H2 गैस कहां पे कलेक्ट करी थी? सोचिए, एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमने H2 गैस को कलेक्ट किया था। बिल्कुल सही जवाब, एक्टिविटी 1.7, जिसके अंदर एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। याद करिए, ये डायग्राम था इस तरीके से, एक मग था जिसके अंदर आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, तो यहां पे गैसेस इकट्ठा हो गई थी, और ये जो गैस थी ये कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस थी। तो यानी कि आपने हाइड्रोजन गैस को कैसे इकट्ठा किया है? हाइड्रोजन गैस को आपने इकट्ठा किया जब आप पानी का क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। पानी का डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। यानी कि हम हाइड्रोजन गैस को कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? बाय डूइंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो बी का आंसर क्या है? वी कैन कलेक्ट H2 गैस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण हम H2 गैस को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट हमसे कह रहा है इज गैस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो गैस X है क्या वो पानी के अंदर सॉल्यूबल है या नहीं है? अगर है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। तो देखिए इसका इससे इजी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और H2 क्या है? H2 ही तो आपकी हाइड्रोजन गैस है। यानी कि जब आप पानी बना रहे हैं तो आपने हाइड्रोजन गैस को यानी कि हाइड्रोजन गैस घुली हुई होगी, तभी जा करके क्या हो रहा है? पानी बन रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। यानी कि अगर किसी चीज के अंदर वो गैस प्रेजेंट है यानी कि वो सॉल्यूबल है उसके अंदर। हाइड्रोजन गैस पानी के अंदर प्रेजेंट है तो यानी कि उसके अंदर सॉल्यूबल है। अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं होती तो उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं हो पाती। सिंपल। तो यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज सॉल्यूबल इन पानी। हाइड्रोजन गैस सॉल्यूबल है पानी के अंदर। ठीक है, डी पार्ट क्या कह रहा है? क्या ये जो गैस है, जो गैस X है, क्या वो पानी से, क्या माफ करिए, क्या वो एयर से भारी है या एयर से हल्की है? तो हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? हाइड्रोजन गैस एयर से हल्की होती है, यानी कि लाइटर देन एयर होगी। तो जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस इज लाइटर देन एयर। जो हाइड्रोजन गैस है वो हवा से हल्की होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? समझ आया क्वेश्चन? ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो एक बार इसको नोट करिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विथ ब्लैक CuO। ओके जी, हाउ कैन दिस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द कलर चेंज। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने कॉपर पाउडर को एयर के प्रेजेंस में क्या किया? एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो क्या हो रहा है इसके अंदर जो कॉपर पाउडर था वो ब्लैक कोटिंग, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चिपक गई है। ठीक है, एक करिए, एक ब्लैक
हाँ, एक ब्लैक कलर की कोटिंग उस पर चिपक गई है, ठीक है। तो अब ऐसी रिएक्शन बताइए कि वो जो ब्लैक कलर की रिएक्शन है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग है, वो हम कैसे हटाएं उस कॉपर के ऊपर से। मतलब कि क्या कह रहा है, आपके पास एक कॉपर का मेटल था, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन आपने करा दी एयर से, यानी कि ऑक्सीजन से। तो मेटल की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनाएगा वो, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है जो इसके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड यानी कि जो CuO की लेयर चिपक गई है, उस CuO की लेयर को हम कैसे हटाएं, उसके केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो देखिए, पहले आपने कॉपर लिया, कॉपर को आपने एयर बोले तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो क्या बना रहा है वो, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसको बैलेंस कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अब कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर है ये कैसी है, ब्लैक कलर की लेयर चिपक चुकी है कॉपर के ऊपर। अब हमें वो ब्लैक कलर की लेयर हटानी है, तो कैसे हटाएंगे। हमने कॉपर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। कौन सी गैस फेंक दी हमने इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस फेंक दी, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया। तो क्या होगा, यहां से H2 और यहां से O, ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ये क्या बना रहे हो भैया, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, तो ये इसको लेके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके भाग गया, तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना देगा, और यहां से कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो आपको यहां पे दोबारा प्योर कॉपर मिल चुका है, दोबारा प्योर कॉपर मिल चुका है, और यहां से पानी बाहर निकल गया है। तो ये रिएक्शन थी, काफी इजी रिएक्शन थी, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड्स में। सोचिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के अंदर। तो सोचिए कितना इजी पेपर होने वाला है साइंस का। पेपर बहुत इजी होगा, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे साइंस के अंदर। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप बहुत इजीली हर एक तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है जी। तो नोट करिए इसको, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट हैज बीन फाउंड दैट मार्बल ऑफ ताजमहल, ओहो ताजमहल की बात हो रही है भैया आप तो देखिए, इट हैज बीन फाउंड दैट द मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग कोरोड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। बिल्कुल सही बात है कि जो ताजमहल के जो मार्बल है, जो संगमरमर के पत्थर हैं, वो कोरोड हो रहे हैं, यानी खराब हो रहे हैं, जैसे जैसे वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सप्लेन दिस फैक्ट बाय गिविंग द केमिकल इक्वेशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक केमिकल रिएक्शन के उदाहरण से समझाइए। तो भैया देखिए, इंडस्ट्रीज, हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का काम होता है। ओहो भैया हमें तो पता ही नहीं था कि केमिकल्स का काम होता है। हाँ ठीक है, इंडस्ट्री में का काम हो रहा है, केमिकल का काम हो रहा है। अच्छा जी, तो हम ये बोल सकते हैं केमिकल में हम ज़्यादातर एसिड्स का काम हो रहा है, और जो ताजमहल के पत्थर हैं वो मार्बल्स हैं। और मार्बल्स क्या होते हैं, मार्बल्स क्या होते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जैसे ही आप एसिड से कराएंगे तो क्या बना देगा वो क्या बना देगा, वो एक सॉल्ट बनाएगा और H2O और CO2 गैस रिलीज करेगा। कैसे करेगा, इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो ये तो चीज़ समझ आ गई कि जो इंडस्ट्रीज के कारण केमिकल्स का काम होता है, केमिकल्स में हम बेसिकली बात करते हैं एसिड्स की। और जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपके ताजमहल के क्या हैं, मार्बल्स हैं, मार्बल्स क्या होता है, CaCO3 होता है। तो आपने मार्बल्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मार्बल की रिएक्शंस एसिड से हो रही हैं, क्योंकि आसपास जो पॉल्यूशन होगा, जो इंडस्ट्रीज के आसपास जो पॉल्यूशन होता है, उसके अंदर बेसिक एसिड की जो बेसिकली जो एसिड की मात्रा है वो ज़्यादा होती है ना जी। तो जब वो एसिड हैं वो एयर के साथ मिलकर के मार्बल्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो रिएक्शन होगी इस तरीके से, और जहां पे सॉल्ट H2O और CO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, तो देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दी। हमने एक एसिड ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपने करा दी किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से।
तो क्या बना देगा वो बना देगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बना देगा। CaSO4 बनाएगा, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है ना, ये CaSO4 जो बना रहा है, इसके कारण ही क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है। क्या हो रहा है कोरोड? आपका ताजमहल के मार्बल, जो मार्बल है वो क्या हो रहे हैं, कोरोड हो रहे हैं। तो हमें यानी कि बेसिकली ये चीज बोलनी चाहिए कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज के कारण पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम इंडस्ट्रीज का यूज कम करें, या फिर क्योंकि इंडस्ट्रीज का यूज कम हो डेवलपमेंट रुकेगा। पर हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसी जगह पे बनाइए जहां पे आसपास लोग कम रहते हो, क्योंकि जहां पे लोग ज्यादा रहेंगे ना, तो वहां पे आप देख सकते हैं एसिड एसिड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। जब वो एक ताजमहल के पत्थर को कोरोड कर सकता है, तो सोचिए हमारे अंदर कितने ज्यादा वो बैक्टीरियाज फैलाएगा, और कितनी ज्यादा अंदर हमारे अंदर को क्या कर देगा, खोखला कर देगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो होनी चाहिए वो एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे पॉपुलेशन क्या हो, जहां पे पॉपुलेशन कम हो। और जब पॉपुलेशन कम होगी ना आसपास, तो वहां पे जान जाने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। और इंडस्ट्रीज के कारण, जहां पे इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हैं ना, खाली एरिया में आप इंडस्ट्री बना रहे हैं जहां पे आसपास क्या है, पीपल है, तो आप वहां पे पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और पॉल्यूशन कम हुआ तो जो आपकी जीवन यात्रा है ना वो सुधर जाएगी। तो ये एक छोटा सा ज्ञान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि ताजमहल के मार्बल हैं वो किस तरीके से कोरोड हो रहे हैं इंडस्ट्रीज के कारण। तो इसका आंसर है ये रहा। ओके जी, नोट करिए इसको, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, आपको कह रहा है इन सब के लिए एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला कह रहा है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट का चेंज होना। दूसरा कह रहा है आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का इवॉल्व होना। और तीसरा कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज हो जाना। तो इन तीनों के ऊपर हम एक एक उदाहरण देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं चेंज इन स्टेट के लिए। चेंज इन स्टेट की बात करें अगर हम, तो देखिए जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं AgNO3 का। AgNO3 कौन सी स्टेट में होता है, एक्वस स्टेट में। AgNO3 है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आपने HCl से करा दी, HCl एसिड से करा दी, तो क्या होगा, यहां से आपको AgCl मिलेगा। और जो AgCl है वो मिलता है आपको पाउडर फॉर्म में। पाउडर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो AgNO3 की रिएक्शन आपने HCl से कराई, तो आपको क्या मिल रहा है, AgCl मिल रहा है, और यहां से HNO3 बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है, HNO3 बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका पहला रिएक्शन थी जिसमें स्टेट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्वस स्टेट किस में जा रहा है, वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है। एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है रिएक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए तो लाखों एग्जांपल है आपके पास। आप मेटल की रिएक्शन किससे करा दीजिए, एसिड से, तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, आपने मैग्नीशियम मेटल लिया। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने करा दी, या आप जिंक ले लिया, चलिए जिंक ले लिया आपने। ठीक है, जिंक की रिएक्शन आपने करा दी H2SO4 से। जिंक लिया और जिंक की रिएक्शन आपने करा दी H2SO4 से, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, आपको यहां से मिल जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहां से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने HCl से करा दी, तो क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर फेंक देगा। तो ये भी वह क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस का बाहर निकलना। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल हैं किसके, इवोल्यूशन ऑफ गैस के। चेंज इन टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल तो आप खुद भी बता सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल हमने लाखों बार कर लिया। एक्टिविटी 1.4, बिल्कुल, यानी कि CaO की रिएक्शन आपने किससे कराई, H2O से, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से हीट बाहर फेंक देगा। हीट बाहर फेंक रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने कोई भी कार्बन कंपाउंड लिया,
कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराई तो CO2 H2O और हीट बाहर फेंकेगा, ठीक है। और हीट टेम्परेचर चेंज, इजी, कोई दिक्कत नहीं जी। ये आपके 3 एग्जाम्पल थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे जो टॉपिक हैं, जो आपके रिएक्शन है ना शुरुआत से लेकर आखिरी तक, वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके जी, बढ़े आगे। तो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस इज शोइंग इन फिगर, व्हाट वुड हैपन इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपने जिंक ग्रेन्यूल लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपके जिंक ग्रेन्यूल लिया, इसके अंदर आपने डाला है H2SO4 डाल रखा है, ठीक है जी। जिंक ग्रेन्यूल लिया, इसके अंदर आपने H2SO4 डाला है और यहां से एक गैस बाहर निकल रही है। देखिए आप, यहां से गैस बाहर निकलती हुई आ रही है। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो अब कौन कौन से चेंजेस आएंगे, अब नहीं, क्या आपको बताना है कि अगर, एक सेकेंड, देखिए ये आपको एक्टिविटी दे रखी थी। अब हमसे कह रहा है कि अगर हमने कुछ चेंजेस ला दिए इस एक्टिविटी के अंदर तो क्या क्या दिक्कतें या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर कहेंगे सीधा हम बात करें कि अगर हमने चीजें ही चेंज कर दी। मान लीजिए हमने जिंक ग्रेन्यूल लिया था, यानी कि जिंक के टुकड़े लिए थे, हमने जिंक ग्रेन्यूल का जिंक डस्ट ले लिया, तो क्या रिएक्शन में कोई चेंज आएगा? हमने H2SO4 लिया था, H2SO4 की जगह हमने HCl ले लिया, तो कोई चेंज आएगा? तो ये चीजें हमें बतानी है। तो देखिए पहला पार्ट कह रहा है कि आपने जिंक ग्रेन्यूल की जगह क्या ले लिया? सेम अमाउंट में, एक चीज ध्यान रखिएगा, सेम अमाउंट में आपने जिंक डस्ट लिया है। मान लीजिए अगर आपने 10 ग्राम जिंक ग्रेन्यूल लिया था तो आपने 10 ग्राम ही जिंक का डस्ट लिया है, तो क्या कोई चेंज आएगा रिएक्शन के अंदर? आएगा, पर क्या चेंज होगा? ए पार्ट। अच्छा आप बताइए, जिंक ग्रेन्यूल कुछ इस प्रकार होंगे और जिंक डस्ट कुछ इस प्रकार होंगी। तो पानी के, माफ करिए, जो एसिड है, एसिड के अंदर ग्रेन्यूल्स जल्दी डिसॉल्व होंगे या जिंक डस्ट जल्दी डिसॉल्व होगी? ऑब्वियसली बात है, जिंक डस्ट जल्दी डिसॉल्व होएगी। यानी कि हाइड्रोजन गैस तो वहां पे भी सेम अमाउंट में बनेगी, हाइड्रोजन गैस तो यहां पे भी सेम अमाउंट में बनेगी, क्योंकि आपके पास जो जिंक डस्ट की अमाउंट थी वो सेम थी, पर जल्दी बनेगी, फास्ट बनेगी। तो क्या हो रहा है? व्हेन जिंक डस्ट इज टेकन instead of zinc granule, then same amount of hydrogen gas produce very fast। सेम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बनेगी पर बहुत जल्दी बनेगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है हमसे कि हमने H2SO4 लिया, माफ करिए, H2SO4 की जगह हमने HCl ले लिया, तो कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। वहां पे भी H2 गैस ही बाहर निकलेगी और सेम अमाउंट में H2 गैस बाहर निकलेगी। देयर इज नो चेंज व्हेन वी टेक HCl इंस्टेड ऑफ H2SO4। कोई भी चेंज नहीं आएगा रिएक्शन के अंदर, मतलब कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी इस वक्त H2SO4 के साथ, वही रिएक्शन प्रोसीड होगी HCl के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट कह रहा है कि हमने NaOH ले लिया, H2SO4 की जगह हमने क्या ले लिया? NaOH ले लिया, और साथ के साथ जो बीकर था, जो फ्लास्क था, उसको हमने हीट भी किया। तो क्या कह रहा है? मान लीजिए कि आपके पास ये बीकर था, इसके अंदर आपके पास H2SO4 था, इस बार आपने H2SO4 की जगह इसमें क्या ले लिया? NaOH लिया और साथ में इसको आपने हीट किया। तो क्या चेंज आएगा? हीट करने से व्हेन NaOH is heated with zinc, then
अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस फास्ट, क्योंकि जो डिसोल्यूशन है वो जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के वो दूर दूर होने लग जाएंगे, तो जो गैस है वो गैस जल्दी डिसॉल्व हो पाएगी, जो गैस है वो जल्दी से इवॉल्व हो पाएगी। तो ये आपका चेंजेस आने चाहिए थे। अगर हमने सारी चीज़ें चेंज कर दी तो ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट PYQs क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हर एक तरीके से मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसमें हमने इस वाली वीडियो में हमने 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क तीनों के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है जो वीडियो है, जो क्वेश्चन है काफ़ी फायदेमंद रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपने बोर्ड्स की तैयारी ईजिली से कर सकें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 का 1 शॉर्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।